कर रहे हैं केमिस्ट्री के जो बहुविकल्पीय प्रश्न आने वाले हैं उसके अंतर्गत पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और बच्चों फिजिक्स के जो सारे वैकल्पिक प्रश्नों का वीडियो डाला जा चुका है, साथ ही जो है कुछ सैम्पल पेपर भी डाले गए हैं वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में, तो उसको भी विजिट करके देख लीजिएगा, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए इसी तारतम्य में आगे बढ़ते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों के। तो पहला जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसके बहुविकल्पीय प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही हम केवल लेके चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है NH4Cl। तो ये टूट रहा है NH4 + Cl अभिक्रिया जो है वो पूछा गया है कि वो कौन सी जो है अभिक्रिया है। तो यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन जो है बी विकल्प सही होगा। इसमें आयनिक वियोजन हो रहा है क्योंकि इसमें आयन जो हो रहे हैं वो अलग अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका बी विकल्प होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट वो है आपका, वो है बच्चों श्याम श्वेत जो फोटोग्राफी है उसमें जो प्रयुक्त होने वाली जो क्या चीज़ प्रयुक्त होता है। तो उसमें जो है ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए AgCl जो है, अगर हम काली सफ़ेद जो श्वेत श्याम और ब्लैक एंड वाइट जो है फोटोग्राफी होती है उसमें AgCl का प्रयोग होता है, ये इसका सही विकल्प है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों आपका कि जब कॉपर सल्फेट के घोल में जो है लोहे की कील या पत्ती को डुबाया जाता है तो जो घोल होता है वो किस रंग का हो जाता है। तो वो बच्चों हरे रंग का हो जाता है। यहाँ पर इसका डी वाला विकल्प जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील या पत्ती अगर डाल दिया जाए तो वो विलयन कैसा हो जाएगा, हरे रंग का हो जाएगा। आप देखते भी होंगे उसको कि वो हरे कलर का हो जाता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेड सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र है उसके बारे में। तो लेड सल्फेट को जो रासायनिक सूत्र है वो PbSO4 है। यहाँ पर सी वाला विकल्प आपका सही होगा। PbSO4 लेड सल्फेट का रासायनिक जो है वो सूत्र है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट। इसके बाद इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, तो यहाँ पर लेड नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र है उसके बारे में पूछा गया है। तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। तो यहाँ पर जो है वो बी वाला विकल्प आपका सही होगा, PbNO3 का होल ट्वाइस। फिर दूध से जो दही बनता है वो कैसा परिवर्तन है, भौतिक, रासायनिक या दोनों परिवर्तन या इनमें से कोई नहीं। तो जब दूध से दही बनता है बच्चों तो रासायनिक परिवर्तन होता है, बी वाला विकल्प इसका सही होगा। नेक्स्ट ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है बच्चों, द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में पूछा गया है कि कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है, यानी दोनों तरफ जो है विस्थापन हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए AgNO3 + NaCl जो है इसमें AgCl बन जा रहा है और NaNO3 बन जा रहा है। तो ये क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पर सी वाला विकल्प इसका सही होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो उत्पन्न जो आग होती है उसकी लौ कैसी होती है, वो किस तरीके से दिखाई देती है। तो जो रिबन को, जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो उसकी जो चमक होती है, आग होती है, वो चमकदार श्वेत कलर की दिखाई देती है, सफ़ेद कलर से की दिखाई देती है। चांदी के ऊपर जो है काली परत आपने देखा होगा चढ़ जाती है कुछ दिनों तक रखे रहने पर, तो वो किसके कारण होती है, कौन सी उसमें अभिक्रिया होती है। तो संक्षारण की उसमें अभिक्रिया हो जाती है जिसके कारण चांदी के ऊपर जो है वो काली काली से परत चढ़ जाती है। श्वसन की बात करें अब अगर हम बच्चों, तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन जो है वो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। यहाँ पर जो है बी विकल्प इसका सही होगा। ये नेक्स्ट प्रश्न भी उसी तरीके से है। ये जो अभिक्रिया हो रही है वो कौन सी अभिक्रिया है, ये विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, जो बच्चों आलू की चिप्स की थैली होती है, आप खाते होंगे तो लेज़ वगैरह के पैकेट होते हैं, उसमें कौन सी गैस भरी होती है। तो यहाँ पर आप देखते होंगे उसका पैकेट फूला हुआ रहता है तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बच्चों लास्ट क्वेश्चन है आपका, लोहे पर जंग लगना जो है वो किस प्रकार की क्रिया है। तो यहाँ पर जो है लोहे पर जो जंग लगने की क्रिया होती है उसमें ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीकरण की क्रिया है, ए वाला विकल्प सही होगा। तो इस चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्न जो बताए गए बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। प्रश्न आपका बहुविकल्पी वाले जो है आएंगे। तो यहाँ इंपॉर्टेंट प्रश्न में अगर हम सीरीज लेके चल रहे हैं तो पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न जो है वो पहला ही क्वेश्चन है, वो है निम्नलिखित में कौन सा तत्व जो है तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो यहाँ पर जिंक जो है वो हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो यहाँ पर सी वाला विकल्प, जस्ता वाला जो है विकल्प सही होगा। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जल जो है उसको जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। तो आपने देखा होगा बच्चों, घरों में जब भी पानी, गंदा पानी आता है तो मम्मी लोग क्या करती हैं, फिटकरी को जो है उसमें डाल देती हैं, फिटकरी घुमाती हैं। तो यहाँ पर बी विकल्प इसका सही है, फिटकरी इसका सही उत्तर है, जो कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी होता है।
चूँकि यहाँ पर हम बच्चों इंपॉर्टेंट प्रश्न ही ले रहे हैं तो केवल उन्हीं को देखिएगा आप और साथ साथ याद भी करते चलिए। जैसे ही आप देखेंगे आपको याद भी होते चलेंगे, पढ़ते साथ साथ पढ़िए, साथ साथ याद कीजिए। तो यहाँ पर देखिए तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका दुर्बल अम्ल कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए HCl, HCN, HNO3 और H2SO4 दिया है। तो यहाँ पर सारे जो हैं ये जो सारे हैं वो ज़्यादा प्रबल अम्ल है, जबकि HCN जो है वो दुर्बल अम्ल है। तो यहाँ पर बी विकल्प इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है धोने के सोडा जो होता है, धोने का सोडा जो होता है उसका रासायनिक फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर जो है Na2CO3 10H2O ये जो है इसका फार्मूला होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है एग्जाम में बच्चों, इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि धोने के सोडे का रासायनिक फार्मूला क्या होता है। 1 नंबर में भी आ सकता है, वैकल्पिक में भी आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों आपका, वो है क्षारीय विलयन का पीएच कितना होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल बेसिक समझ लीजिए, इससे इंपॉर्टेंट प्रश्न अक्सर एग्जाम में आता है, निश्चित रूप से आता है, आप क्लियर हो जाइए। अगर आपका जो है 7 है तो जो विलयन होगा आपका उदासीन विलयन होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर पीएच मान 7 है तो उदासीन होगा। 7 से अगर अधिक है तो विलयन क्षारीय होगा। अगर 7 से पीएच मान कम आ रहा है तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय विलयन होगा। इससे संबंधित प्रश्न घुमा फिरा करके आ जाते हैं। आपको मेन चीज़ समझना है, यहाँ पर 7 है, यहाँ 7 से कम है, यहाँ 7 से अधिक है। अधिक अगर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, ठीक है, बेस हो जाएगा। और यहाँ पर अगर 7 से कम आ रहा है तो अम्लीय होगा, और 7 आ रहा है तो बच्चों उदासीन होगा। यहाँ ध्यान दीजिए 7 का अंक महत्वपूर्ण है, जिससे संबंधित प्रश्न अक्सर आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है, यानी डी विकल्प आपका सही होगा। इसके बाद बच्चों अम्लीय लवण है। तो यहाँ पर अम्लीय लवण की बात आ रही है, नहीं सॉरी ये वाला प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा प्रबल क्षारक है। क्षारक की बात अगर आ रही है कि कौन सा प्रबल क्षारक है, तो यहाँ पर देखिए क्षारक दिए गए KHO4 जो है वो प्रबल क्षारक के रूप में आएगा, यहाँ बी विकल्प सही होगा। और अम्लीय लवण कौन सा है यहाँ पर, तो NaHSO4 जो है वो कैसा है, अम्लीय लवण है, ज़्यादा अम्लीय लवण है NaHSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, शुद्ध जल का पीएच होता है। तो यहाँ पर शुद्ध जल का पीएच की अगर हम बात करें तो शुद्ध जल चूंकि उदासीन होता है, न अम्लीय होता है, न क्षारीय होता है, तो निश्चित रूप से इसका पीएच मान कितना होगा, 7 होगा। सी वाला विकल्प इसका सही है। जैसे इसके जस्ट पहले वाला प्रश्न पीएच मान 5 है, तो आप निश्चित रूप से बता पाएंगे विलयन कैसा होगा, 7 से कम यानी कैसा होगा, अम्लीय होगा। तो ये तो आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होंगी बच्चों। इसके बाद बच्चों इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, जो अशुद्ध जल है उसमें H+ आयन की सांद्रता होती है। तो यहाँ पर H+ आयन की सांद्रता होती है 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर, ठीक है। तो यहाँ 10⁻⁷ मोल पर लीटर जो है वो H+ आयन की सांद्रता है, ए वाला विकल्प सही है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो चूँकि ये H2SO4 कैसा होता है, अम्लीय होता है, तो यहाँ पर इसका पीएच मान क्या होगा, 7 से कम होगा, बी वाला विकल्प आपका सही होगा बच्चों। नियान क्या है, इस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है नियान। नियान जो है वो क्या है, तो नियान जो है वो एक अक्रिय गैस है, तो इसलिए इसका तो पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो है आपका धातु एवं अधातु के अंतर्गत। तो निम्नलिखित में कौन सा तत्व जो है वो धात्विक है। तो यहाँ पर देखिए 4 दिए गए हैं ऑप्शन। तो यहाँ पर धात्विक तत्व की बात की जा रही है, तो यहाँ पर लिथियम जो है एक वो धात्विक तत्व है, यहाँ पर सी विकल्प इसका सही होगा। इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसके बाद इंपॉर्टेंट प्रश्न है लाल दवा का अणुसूत्र, ये आ सकता है बच्चों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर KMNO4 जो है, जो लाल दवा होती है उसका अणुसूत्र होता है KMNO4, इंपॉर्टेंट है, इस साल आ सकता है, तो इसको याद कर लीजिए। इसके बाद फफोलेदार, जो फफोलेदार कॉपर होता है उसके लिए जो है उसमें कितना जो है कॉपर होता है। तो यहाँ पर देखिए फफोलेदार कॉपर है, तो कॉपर की एक मिश्र धातु, कॉपर का एक यौगिक शुद्ध कॉपर और लगभग 2% अशुद्ध कॉपर। तो यहाँ पर जो है जो फफोलेदार कॉपर होता है वो लगभग 2% अशुद्ध कॉपर होता है, या इस तरीके से भी कह सकते हैं कि फफोलेदार जो कॉपर है, तांबा है, उसमें कॉपर की अगर प्रतिशत मात्रा कहा जाए तो उसमें कितनी होती है, 98% जो होता है वो क्या होता है, कॉपर होता है, तांबा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आ गया आपको, दोनों तरीके से ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बच्चों निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है वो अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है। तो यहाँ पर कौन सी धातु है जो अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है। तो यहाँ पर देखिए Cu जो धातु है वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती, इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है बच्चों। फिर पीतल जो है क्या है, तो अगर हम पीतल की बात करें आपको पता ही होगा बच्चों, पीतल जो है वो एक मिश्र धातु है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉपर पायराइट को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया क्या कहलाती है। तो यहाँ पर कॉपर पायराइट को गर्म करते हैं वायु में और उससे सल्फर अलग हो जाता है, यह प्रक्रिया जो होती है वो भर्जन कहलाती है। बी ऑप्शन इसका सही होगा, यहाँ पर जो है बी विकल्प सही है।
इसके बाद प्रश्न है बच्चों, मुद्रा धातु है तो मुद्राएं जो बनती हैं वो चांदी की बनती है। यहाँ पर AG जो हो जाएगा वो बी विकल्प जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ताम्र ग्लास का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? तो Cu2S जो है इसका फार्मूला है, ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। और कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर जो है AgNO3 विलयन जो है और कॉपर धातु के साथ जब अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर डबल जो है या युगल विस्थापन की अभिक्रिया होती है। तो AgNO3 विलयन पर कॉपर धातु की क्रिया जो है वो युगल विस्थापन को प्रदर्शित करती है। फिर बच्चों, लोहे के फ्राइंग पैन जो होते हैं उसको जंग से बचाने के लिए जो है वो कौन सी विधि उपयुक्त की जाती है, क्या हम लगाते हैं? तो यहाँ पर जो है जिंक की परत हम चढ़ाते हैं। यहाँ पर सी विकल्प इसका सही होगा। इसके बाद बच्चों जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो है तांबे का अयस्क। तांबे का अयस्क जो होता है वो Cu2S यानी ये हो जाएगा आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, तो तांबे का अयस्क है, ये हो गया। फिर इसके बाद जो है कॉपर पायराइट का फार्मूला क्या होता है? तो CuFeS2 होता है कॉपर पायराइट का फार्मूला। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तांबे का अयस्क Cu2S हो जाएगा और कॉपर पायराइट का फार्मूला CuFeS2। CuFeS2 याद रखिएगा बच्चों, ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। और धातुओं का वह गुण जिसके कारण जो उसको पतले तार के रूप में उसको बना दिया जाता है, तो धातुएं जो बहुत अधिक जो है खिंचती हैं, ठीक है, जिनको लंबा बढ़ाया जा सकता है, ऐसी धातुओं से ही जो है पतले तार बनाए जाते हैं। तो उनमें तन्यता का गुण अधिक पाया जाता है, तो जिसके कारण जो है इसके पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ये है कि जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है या तांबे के ऊपर हरे हरे कलर की आपको दिखाई देती है। तो यहाँ पर देखिए जो चांदी है ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेती है उसका, तो उसके बाद जो है उसमें संक्षारण उत्पन्न होने लगता है। तो यहाँ पर डी जो है वो क्या कहते हैं, संक्षारण के कारण जो है उस तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है और चांदी के ऊपर जो है वो काली परत चढ़ जाती है। इसके बाद जो है अगर हम बात करें कि कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है, चाहे तो यहाँ 4 ऑप्शन है, हीरा, ग्रेफाइट, सल्फर, फुलेरीन। तो यहाँ पे जो है ग्रेफाइट जो है वो क्या है, विद्युत का अच्छा चालक होता है। तो यहाँ पर ग्रेफाइट जो है बी विकल्प सही हो जाएगा। और विद्युत जो तार होते हैं उन पर विद्युत रोधी पदार्थ की जो परत चढ़ाई जाती है, तो वो परत जो आप देखते होंगे वो प्लास्टिक जैसा चढ़ा होता है, उसको PVC कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी विकल्प सही होगा। इसके बाद जो है धातुएं सामान्यतः बच्चों क्या होता है, ठोस होती हैं। जो जितनी भी मेटल जो होती हैं वो ठोस प्रकृति की होती हैं। लेकिन कौन सी धातु जो है वो जो कमरे के ताप पर द्रव की अवस्था में पाई जाती है? तो Hg जो है, ठीक है, Hg मतलब हो गया पारा। पारा जो है वो क्या है, कमरे के ताप पर जो है वो द्रव अवस्था में लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। और प्रगलन के लिए CuAs में सिलिका जो है हटाता है, तो किस चीज़ को हटाता है? तो Fe2O3 को हटाता है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको जैसे ही वीडियो डाला जाए तुरंत नोटिफिकेशन जाए और आप उस वीडियो को देख लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में। चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक के इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पर पहला जो इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है आपका, वो है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है। तो बच्चों जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें एकल ही बंध होता है, उनकी संरचना तो चतुष्फलकी ही होती है। ये भी बात सही है, ये भी सही है इसका कथन। और साथ ही उसमें जो कार्बन कार्बन के बीच में आबंधन कोण होता है 109.28 डिग्री, तो ये भी हो सकता है। लेकिन जो भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें डबल बॉन्ड नहीं होता है। ठीक है, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर डी विकल्प जो है वो सही होगा, क्योंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड नहीं होता है। फिर इसके बाद है एसीटैल्डिहाइड का जो है IUPAC नाम क्या होता है? तो एथेनॉल है इसका सही ऑप्शन, बी विकल्प जो है सही है। एसीटैल्डिहाइड का जो है IUPAC नाम एथेनॉल है। फिर इसके बाद कौन फादा समृद्धि, तुम? नहीं तो ये स्वास्तिक फादा है।
ये दोनों प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि प्रोपेन का रासायनिक फार्मूला। तो प्रोपेन यानी होता है सबसे पहले मेथेन, एथेन, प्रोपेन। तो यहाँ इस तरीके से क्रम चलता है इनका। तो प्रोपेन तीसरे नंबर पे आता है, तो 3 कार्बन होने चाहिए। तो जहाँ 3 कार्बन वाला जो है वो बी विकल्प है। C3H8 जो है वो प्रोपेन का रासायनिक फार्मूला हो जाएगा। नॉल की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो है प्रोपेन के फार्मूले में जो है जो C3H8 जो है प्रोपेन, उसी में जो है एक एच हट करके क्या बन जाता है, OH लग जाता है। यानी कि कौन सा वाला इसमें हो जाएगा, 7 वाला बचेगा एच, और क्या कहते हैं OH जो है इसमें साथ में जुड़ जाएगा ऑल जोड़ने के लिए। ठीक है, तो प्रोपेनॉल हो जाएगा, OH जो है लास्ट में जुड़ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है बच्चों कि कीटोन का समूह किसमें उपस्थित है। तो यहाँ जो इसमें भी आप देख रहे हैं कीटोन के लिए COO होना चाहिए, लेकिन साथ में यहाँ पर C के साथ में जो है वो केवल कार्बन ही जुड़े होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कार्बन से जुड़े हुए, यहाँ पर इस वाले में ऑक्सीजन जुड़ा है तो इसलिए ये नहीं होगा, यहाँ हाइड्रोजन है ये नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा। बचा ये वाला D वाला, यहाँ देखिए यहाँ पर C के साथ में एक C जुड़ा है, एक जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ पर कीटोन जो है समूह उपस्थित है। यहाँ पर D विकल्प इसका सही हो जाएगा। इसके बाद मार्स गैस में मुख्यतः होता है। तो जो मार्स गैस होती है उसमें CH4 यानी मीथेन प्रमुख होता है। यहाँ पर डी विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। एल्केन के सामान्य सूत्र की अगर हम बात करें तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। तो यहाँ पर जो है बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, एल्केन का सामान्य सूत्र। इसी तरीके से एल्कीन का फार्मूला जो हो जाएगा वो CnH2n हो जाएगा, यानी सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा बच्चों, CnH2n। इसके बाद साथ ही बच्चों एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2 हो जाएगा। ये जो है एल्काइन का फार्मूला हो जाएगा, इसमें जो है ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। और एल्डिहाइड की अगर हम बात कर रहे हैं, कौन सा एल्डिहाइड है, तो मेथेनल जो है वो एल्डिहाइड के रूप में आएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव जो है वो क्या होता है। मुख्य अवयव जो होता है वो है आपका मीथेन। जो प्राकृतिक गैस होती है उसमें मीथेन मुख्य रूप से होता है। फिर इसके बाद है, अगर हम बात करें कि प्रयोगशाला में सबसे पहला कौन सा कार्बनिक यौगिक जो है वो प्राप्त किया गया था, तो यूरिया जो है सबसे पहले प्राप्त किया गया था। बी विकल्प इसका सही होगा। ठीक है, चूँकि इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट है आपका एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है। तो एथिल अल्कोहल को एथेनॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, एथेनॉल कहा जाता है। IUPAC नाम उसका एथेनॉल है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल कौन सा है, तो चूंकि यहाँ पर मेथेन यानी यहाँ पर सीधे जो है स्टार्टिंग से होगा, COOH होना चाहिए लास्ट में, तो यहाँ HCOOH जो है वो मेथेनोइक अम्ल का फार्मूला है। यहाँ पर डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगर हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं तो अल्कोहल जितने भी होंगे तो यहाँ पर जो है उसमें क्रियात्मक समूह कौन सा होगा बच्चों, तो OH जो है इसमें क्रियात्मक समूह होता है। यहाँ पर ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है बच्चों कि अल्कोहल में क्रियात्मक समूह कौन सा होता है, तो OH होता है। इसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों आपका कि प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह कौन सा होता है, तो CHO जो है वो क्रियात्मक समूह जो है प्रोपेनल में होता है। यहाँ पर ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो इस चैप्टर के यही सारे इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न हैं, इनको ज़रूर से ज़रूर साथ ही साथ बच्चों याद हो गए होंगे। आप इसको देख करके सारे जो है फिजिक्स के भी सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को जो है इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बताया जा चुका है, उनको देख सकते हैं। और साथ ही जो है केमिस्ट्री के इसके पहले की वीडियो क्लास को भी आप देख करके हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से प्रश्नों की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पहला प्रश्न है चैप्टर नंबर 5 जो कि है आपका तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो यहाँ पर इसका पहला प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है बच्चों, BE का विकर्ण संबंध है। तो BE के साथ में एल्युमिनियम आता है, बी विकल्प इसका सही है, इंपॉर्टेंट है। निश्चित रूप से विकर्ण संबंधित से संबंधित प्रश्न जो है इस चैप्टर का निश्चित रूप से होगा, चाहे वो अति लघुत्तरी में हो, वैकल्पिक रूप में हो या जो है लघुत्तरी प्रश्न में हो, तो निश्चित आएगा। इस प्रश्न को जरूर तैयार करना है आपको विकर्ण संबंध के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों क्षार धातुओं के बारे में कि क्षार धातुएं हैं। तो यहाँ पर क्षार धातुएं कौन कौन सी हैं, तो लिथियम, सोडियम और जो हो जाएगा आपका पोटेशियम जो है वो क्षार धातुएं हैं। तो यहाँ पर जो है बी विकल्प इसका सही हो जाएगा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। किसी तत्व की विद्युत धनात्मकता किस तत्व की विद्युत धनात्मकता जो है सबसे अधिक होती है, तो पोटेशियम की विद्युत धनात्मकता बच्चों सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पर डी विकल्प इसका सही है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि सर्वाधिक हाइड्रोजन संयोजकता होती है समूह के तत्वों की। तो यहाँ पर अगर किस समूह का तत्व होगा तो हाइड्रोजन की संयोजकता सबसे अधिक होगा, तो चौथा ग्रुप जो होगा उसकी संयोजकता जो है वो हाइड्रोजन संयोजकता, सर्वाधिक हाइड्रोजन संयोजकता होगी समूह 4 की ग्रुप की।
इसके बाद इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों आपका कि आवर्त सारणी में एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या नहीं बढ़ता है। तो यहाँ पर जब हम आवर्त सारणी में एक समूह है उसमें ऊपर से अगर हम नीचे की ओर जाते हैं तो यहाँ पर उसकी संयोजकता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। संयोजकता सी जो रहेगी जो है उस पर वो नहीं बढ़ती है। तो यहाँ पर सी विकल्प इसका सही होगा। फिर यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित में किस तत्व में अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है तो यहाँ पर पी जो है इसका सही विकल्प है। यहाँ पर जो है पी जो है वो सही आंसर होगा इसका। अगर हम बात करते हैं बच्चों तत्वों के गुणों की निर्भरता पर, तो तत्वों के गुण निर्भर करते हैं उसके परमाणुओं के। तो यहाँ जो उसके परमाणु होंगे उसमें प्रोटॉनों की संख्या जो होगी उस तत्वों के गुण उस पर निर्भर करेंगे। तो यहाँ पर ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। जो यूरेनियम है वो कैसी धातु है, तो वो अंतः संक्रमण धातु है। तो यहाँ पर यूरेनियम की अगर बात हो रही है तो अंतः संक्रमण धातु है। अगर हम बात करें परमाणु क्रमांक 18 तत्वों की, तो वो यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं तो वो कौन से वर्ग में होगा, तो वर्ग शून्य में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर शून्य वर्ग में होगा परमाणु क्रमांक 18 वाला तत्व। फिर यहाँ पर एक तत्व M के ऑक्साइड का सूत्र MO है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसके नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा, तो MnO3 का होल ट्वाइस होगा। MnO3 का होल ट्वाइस, बी विकल्प इसका सही होगा। यहाँ पर ये आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों जो कि आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये है उभयधर्मी ऑक्साइड की बात है कि उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है। यहाँ पर तो Al2O3 जो है उभयधर्मी ऑक्साइड है। सी विकल्प इसका सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर देखिए एक तत्व M के कार्बोनेट का सूत्र MCO3 है। तो इसके क्लोराइड का सूत्र की अगर बात की जाएगी तो क्या होगा, तो MCl2 होगा इसका क्लोराइड का सूत्र। ए विकल्प इसका सही होगा। MCl2 जो है इसका क्लोराइड बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर देखिए विकर्ण संबंध की बात है। तो विकर्ण संबंध के तत्व कौन से हैं, तो यहाँ पर लिथियम तथा मैग्नीशियम की बात हो रही है। तो लिथियम के साथ में जो है वो मैग्नीशियम जो है वो सही है। विकर्ण संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड प्रश्न निश्चित रूप से इस चैप्टर से आने वाला है। बिल्कुल इसे तैयार कर लीजिएगा बच्चों विकर्ण संबंध को। फिर यहाँ पर शून्य समूह अगर बात की जा रही है कि शून्य समूह कहा जाता है आवर्त सारणी में, तो हीलियम He वाला जो है समूह जो है वो शून्य समूह कहलाएगा। He हो जाएगा यहाँ पर इसका विकल्प सही। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें बच्चों जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें तत्वों के वर्गीकरण जो है उसका आधार क्या दिया गया है, क्या माना गया है। तो जब हम आधुनिक आवर्त सारणी की बात करते हैं तो परमाणु क्रमांक ही उनके वर्गीकरण का आधार है। ए विकल्प इसका सही होगा बच्चों। इसके साथ ही आधुनिक जो आवर्त नियम है उसका प्रतिपादन किसने किया था, तो यहाँ पर जो है आधुनिक आवर्त नियम जो है वो किसने प्रतिपादित किया था, तो जो है बच्चों यहाँ अगर आधुनिक आवर्त नियम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है जो आधुनिक आवर्त नियम जो था वो हेनरी मोसले ने किया था। तो यहाँ पर जो है मोसले जो है सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर आधुनिक आवर्त नियम जो है हेनरी मोसले ने प्रतिपादित किया था। तो ये थे बच्चों चैप्टर नंबर 5 के बहुविकल्पीय प्रश्न इंपॉर्टेंट, इसमें से निश्चित रूप से आएगा। तो यहाँ पर बच्चों केमिस्ट्री के हमने 5वें चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। इन प्रश्नों को अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बताए गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। और साथ ही बच्चों बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको जैसे ही वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिले। धन्यवाद।